हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2020 के। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ इज 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी पास अवे। तो जो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उनका हाल ही में निधन हो गया। एंड द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 7-day लॉन्ग स्टेट मॉर्निंग टिल सितंबर 6। तो सरकार ने 6 सितंबर तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। ही वेंट इनटू सेप्टिक शॉक ड्यू टू लंग इन्फेक्शन एंड वाज ऑपरेटेड फॉर रिमूवल ऑफ अ क्लॉट इन द ब्रेन। तो उनको जो लंग इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक हुआ था और फिर उनका ऑपरेशन हुआ ब्रेन में से क्लॉट को निकालने के लिए, और फिर तबीयत खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। He served as the 13th president of India from 2012 to 2017 और साथ ही उनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया 2019 में। He was also awarded पद्म विभूषण in 2008। तो 2008 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2019 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। His term as president of India was preceded by श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल and succeeded by श्री रामनाथ कोविंद। तो जो 12th प्रेसिडेंट थी, 12th राष्ट्रपति थी, वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 13th जो प्रेसिडेंट थे वो प्रणब मुखर्जी थे। एंड जो करंट प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन है? वो रामनाथ कोविंद है। Apart from serving as the 13th President of India, Pranab Mukherjee has also served as Finance Minister twice from 1982 to 1984 and from 2009 to 2012। तो जो प्रणब मुखर्जी हैं वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं 2 बारी। एक बार 1982 से 1984 तक और फिर 2009 से लेकर 2012 तक। He also served as Minister of Defence, Minister of External Affairs and Deputy Chairman of the Planning Commission। तो उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। He was recognized as the best finance minister in world in 1984 and finance minister of year for Asia in 2010. He has written books such as Beyond Survival, Emerging Dimensions of Indian Economy, Off the Track, A Few Comments on Current Affairs, The Dramatic Decade, The Indira Gandhi Years, The Turbulent Years 1980 to 1996 एंड द कोalition ईयर्स 1996 to 2012। तो जो इनकी ये बुक्स हैं उनके द्वारा लिखी गई, आप इनको ज़रूर पढ़िए, याद रखिए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि उनकी किसी बुक का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस बुक का ऑथर कौन है, या फिर दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑथर्स दे दिए जाएँ और आपसे बुक का नाम पूछा जाए कि इनमें से उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, तो ये इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम डैश। प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य किया? 2010 to 2015, 2011 to 2016, 2012 to 2017 एंड 2013 to 2018। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer will be option C, that is 2012 to 2017. Moving forward, next is over 960 stations have been solarized by Indian Railways। भारतीय रेलवे द्वारा 960 से अधिक स्टेशनों का सौरीकरण किया गया है। Indian Railways has also placed orders for 198 megawatt solar rooftop capacity for 550 stations। तो 550 स्टेशन के लिए 198 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता के ऑर्डर भी दिए गए हैं। And Indian Railways is working to become net zero carbon emitter before 2030 and achieve 100% electrification by the year 2023। तो जो 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा, पहला तो है कि शून्य कार्बन एमिशन करना। ठीक है, तो वो कब तक अचीव करना है? 2030 से पहले तक अचीव करना है। और विद्युतीकरण करना है भारतीय रेलवे का 100%, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक करना है? वो 2023 तक करना है। It also has plans to meet all its energy consumption needs of over 33 billion units by 2030 by producing solar energy। तो सोलर एनर्जी की हेल्प से जो है यहाँ पर जो भी डिमांड है, जो भी एनर्जी कंजप्शन है इंडियन रेलवेज का, उसको मीट करना है 2030 तक। एंड करेंटली द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज इज 20 बिलियन यूनिट्स। तो जो करंट रिक्वायरमेंट है, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे की वार्षिक आवश्यकता है, वो कितनी है? वो 20 बिलियन यूनिट्स है। It has plans to use its vacant land by
2030 टू इंस्टॉल सोलर प्लांट्स ऑफ 20 गीगावाट कैपेसिटी। तो जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स के जो आसपास का जो एरिया है जो खाली पड़ा होता है, तो उस खाली ज़मीन पर जो है क्या किया जाएगा, सोलर प्लांट्स को लगाया जाएगा, ठीक है, 2030 तक, ताकि जो 20 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसको हासिल किया जाए। तो ये लक्ष्य भी इंडियन रेलवेज़ ने जो है निर्धारित किया है, और इसका जिक्र अगर आपको याद होगा तो बजट में भी किया गया था। इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन रेलवेज़ नेटवर्क इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय साइज़, तो ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है आकार की अगर हम बात करें नेटवर्क की। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1845 को हुई थी। करंटली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स एंड 70 डिविजन्स विद साउथ कोस्ट रेलवे जोन बीइंग द न्यूएस्ट जोन। तो इसमें सबसे नया जोन कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द न्यूएस्ट जोन ऑफ इंडियन रेलवेज, तो वो कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि करंट चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के, तो विनोद कुमार यादव हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज इज वर्किंग टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बिफोर विच ईयर। भारतीय रेलवे किस वर्ष से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए काम कर रही है, 2023, 2025, 2030 एंड 2033। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि 2030 से पहले पहले जो है भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज डेवलप्स मेडबोट। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक और न्यूज़ है यहाँ पर कि इंडियन रेलवे ने मेडबोट डेवलप किया है। ये मेडबोट है क्या, ये एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है, एंड दिस हैज़ बीन डेवलप्ड टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। Currently, Medwood is providing services in Central Hospital of the Diesel Rail Engine Factory of Indian Railways. क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। What is the name of remote controlled medical trolley developed by Indian Railways for delivering food and medicines to COVID-19 patients? भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ वितरित करने के लिए विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम क्या है? मेडबोट, HDC09, ड्रूफ्स या फिर कोवमेड। जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, आंसर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेडबोट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फर्स्ट कमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इजराइल एंड यूएई रीचेस आबू धाबी। इजराइल और यूएई के बीच जो पहली वाणिज्यिक सीधी उड़ान है वो आबू धाबी तक पहुंच चुकी है। The relations between UAE and Israel returned to a normal state after the region agreement, which is Abraham Accord, with the help of USA on 13th August 2020। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था जब ये न्यूज़ आई थी कि जो यूएई और जो इज़राइल है इन दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एक एग्रीमेंट जो है रीच हुआ है, और इस एग्रीमेंट को जो है यूएसए ने इसमें मध्यस्थता की है, और इस अकॉर्ड का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया है। हालांकि इस पर अभी साइन नहीं हुआ है, ये एक अनाउंसमेंट हुई है, साइन भी जल्दी हो जाएगा इसमें। और इससे पहले इजराइल के साथ जो 2 अरब कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे वो था इजिप्ट और जॉर्डन, और उसके बाद अब यूएई तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है, ठीक है, जो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है इजराइल के साथ। नॉर्मली सऊदी अरेबियन एयर स्पेस यूज टू बी ब्लॉक्ड फॉर इजरायली एयर ट्रैफिक बट द फ्लाइट वॉज अलाउड टू क्रॉस इट। तो आमतौर पर सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र को इजरायली हवाई यातायात के लिए अवरुद्ध किया जाता था, लेकिन उड़ान को पार करने की अब अनुमति दी गई। क्यों? क्योंकि अब दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं। इजराइल और यूएई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इजराइल जो है ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी पर लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं इजराइल की, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात्स की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में स्थित एक कंट्री है, ये यूएई है। इसकी कैपिटल आबू धाबी है यूएई की, और इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी की बात करें तो इजराइल की करेंसी है इजरायली शकील और यूएई की है यूएई दिरहम। प्राइम मिनिस्टर इजराइल के कौन है अभी वर्तमान में? बेंजामिन नेतन्याहू हैं, या वहीं यूएई के जो हैं वो है मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम।
प्रेसिडेंट कौन है इसराइल का? रूवेन रिवलिन है। और जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो कौन है? खलीफा बिन जैद अल नयन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ की। मैप पर ज़रूर देखिए लोकेशन कंट्रीज़ की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ यूएस? हाल ही में अमेरिका की मदद से निम्नलिखित में से कौन से देश एक समझौते पर पहुंचे हैं? इजराइल एंड इजिप्ट, इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड यूएई, इजराइल एंड ईरान। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल एंड यूएई। आगे चलते हैं। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया, फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री टू विन तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो पैरा तैराक जो सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं उन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी वो बन चुके हैं। इन अगस्त 2019 ही बिकेम द फर्स्ट एशियन स्विमर टू क्रॉस द कैटलीना चैनल ऑफ द यूएसए। तो अगस्त 2019 में वो पहले एशियाई स्विमर बने थे जिन्होंने कैटलीना चैनल जो यूएस का है उसको क्रॉस किया था। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को जो मनाया जाता है उस पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ही इज़ फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विक्रम अवार्ड, द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन मध्य प्रदेश। तो वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और उनको जो है एक अवार्ड भी दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है विक्रम पुरस्कार। योगेश मालविया हैज़ बीन अवॉर्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड। ही इज़ अ मलखम ट्रेनर एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम एमपी। तो जो योगेश मालवीय हैं जो मलखम ट्रेनर हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो भी मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं जो जिन लोगों ने ये अवार्ड जीता है तेंजिंग नॉर्गे। तो इसमें अनीता देवी को लेड एडवेंचर के लिए मिला है, कॉलोनियल सरफराज सिंह को लैंड एडवेंचर के लिए मिला है, ताका तमुत को लैंड एडवेंचर के लिए, नागेंद्र सिंह को भी लैंड एडवेंचर के लिए, केवल हिरेन काका को लैंड एडवेंचर के लिए, सत्येंद्र सिंह जो हमने अभी पढ़े थे उनको वाटर एडवेंचर के लिए मिला है, श्री गजानंद यादव को एयर एडवेंचर के लिए मिला है और श्री मगन बिस्सा को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिला है पुरस्कार। ये तो एक लिस्ट थी जिसमें तो तेंजिंग नॉर्गे जिन एडवेंचर अवार्ड जिनको मिला है, और इसी तरह की जो लिस्ट है कि किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, 2020 के विनर्स के नाम जो हैं अलग से हमने वेबसाइट पे डाले हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी क्योंकि इससे जो है ये क्योंकि स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है न्यूज़ और ये जो न्यूज़ है अवार्ड्स एंड प्राइजेस से भी रिलेटेड है, तो दोनों ही मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड की बात करें तो इट इज़ गिवन फॉर एडवेंचर ऑन लैंड, सी एंड एयर एंड अ सर्टिफिकेट एंड ₹5 लाख कैश इज़ गिवन टू द अवॉर्डी। तो इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जीतने वाले को और 5 लाख कैश भी दिया जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट नेशनल रिकग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एडवेंचर ऑन लैंड, सी एंड एयर। इट इज़ एट पार विद द अर्जुना अवार्ड। ये अर्जुन पुरस्कार जो है उसके बराबर है। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ कंट्री टू विन तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? योगेश मालविया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, सरफराज सिंह एंड ताका तामुत। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सत्येंद्र सिंह लोहिया। और ये जो एडवेंचर अवार्ड है, जो स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये कब दिए जाते हैं? ये नेशनल स्पोर्ट्स डे पर दिए जाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है भारत में? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसको याद करने के लिए मनाया जाता है? किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो काफ़ी फेमस हॉकी प्लेयर थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आरबीआई अनाउंसेस स्टेप्स टू ईज प्रेशर ऑन लिक्विडिटी। तो आरबीआई ने तरलता पर दबाव कम करने के लिए विभिन्न कदमों की घोषणा की है और इसमें से एक कदम ये है कि जो रेपो ऑपरेशंस है, टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन मिड ऑफ सितंबर, इसको अनाउंस किया गया है। द टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ ₹1 लाख करोड़ विल बी कैरिड आउट एट फ्लोटिंग रेट्स, दैट इज एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट। तो जो 1 लाख करोड़ रुपए का टर्म रेपो ऑपरेशन है ये फ्लोटिंग रेट्स पर किया जाएगा।
Term repo operations will be carried out to ease pressure on liquidity due to advance tax outflows. तो advance tax outflow के कारण liquidity पर दबाव को कम करने के लिए term repo operation किए जाएंगे. Advance tax payments cause liquidity pressures as money moves out of the banking system when companies withdraw funds to make advance tax payments. तो एडवांस टैक्स भुगतान तरलता के दबाव का कारण बनता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकलता है जब कंपनियां अग्रिम कर भुगतान करने के लिए धन निकालती हैं. RBI has also announced special open market operations of rupees 20,000 crore in two parts of rupees 10,000 crore each on 10 September and 17 September. तो RBI ने 10 सितंबर और 17 सितंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए के दो भागों में 20,000 करोड़ रुपए के विशेष खुले बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस की भी घोषणा की है. ड्यूरिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI विल साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, खुला बाजार परिचालन जो होता है, इसके दौरान RBI क्या करती है, एक साथ सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती भी है और उनकी बिक्री भी करती है. RBI has also given options to bank for getting funds at current repo rate of 4% by returning the funds received under long-term repo operations at a repo rate of 5.15%. तो RBI ने 5.15% की रेपो दर पर दीर्घकालिक रेपो परिचालन के तहत प्राप्त धन को वापस करके 4% की वर्तमान रेपो दर पर धन प्राप्त करने के लिए बैंकों को विकल्प दिया है. इससे क्या होगा, इससे बैंकों की जो ब्याज देनदारी है वो कम होगी. ठीक है, इंटरेस्ट लायबिलिटी जो बैंक्स की है वो रिड्यूस होगी. RBI has also allowed banks fresh acquisition of SLR securities acquired from September 1st, 2020 under the held to maturity category up to an overall limit of 22% of their net demand and time liabilities till March 31st, 2021. तो RBI ने 31 सितंबर 2021 तक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों की 22% की समग्र सीमा तक हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत 1 सितंबर 2020 से अधिग्रहित SLR प्रतिभूतियों के नए अधिग्रहण की अनुमति दे दी है बैंक्स को. क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. रिसेंटली RBI हैज अनाउंस्ड टू कैरी आउट स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ हाउ मच अमाउंट. हाल ही में RBI ने विशेष खुले बाजार संचालन को कितनी राशि के लिए करने की घोषणा की है. 10,000 करोड़ ईच, 20,000 करोड़ ईच, 50,000 करोड़ ईच एंड 1 लाख करोड़ ईच. जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रुपीज 10,000 करोड़ ईच. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज इंडिया एज इमर्ज एज द की प्लेयर इन ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केटिंग. भारत वैश्विक जैविक विपणन में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ फार्मर्स प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में भारत पहले स्थान पर है. वहीं अगर हम बात करें कि कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उस टर्म्स में इंडिया की रैंक जो है वो 9th है. एज ऑफ March 31st, 2020 द टोटल एरिया अंडर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस रजिस्टर्ड अंडर NPOP इज 3.76 मिलियन हेक्टेयर्स. तो 31 मार्च 2020 तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के तहत कुल क्षेत्रफल 3.67 मिलियन हेक्टेयर है. और गवर्नमेंट जो है विभिन्न स्कीमों को चला रही है ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें. अमंग डिफरेंट स्टेट्स मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. इंडिया की बात करें तो सिक्किम जो है वो पहला स्टेट था जो पूरी तरह से जैविक बना, फुली ऑर्गेनिक बना. और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे त्रिपुरा, उत्तराखंड, उन्होंने भी अपना टारगेट सेट किया है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनना है, जैविक बनना है. आगे चलते हैं. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड परंपरागत कृषि विकास योजना इन 2015 वर लॉन्च टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो गवर्नमेंट ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इसको शुरू किया. साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया 2015 में ताकि जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा दिया जा सके. इसके साथ साथ एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम जैविकखेती.in है, ये भी शुरू किया गया ताकि जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्टली रिटेल और बल्क बायर से जोड़ा जा सके. फ्लैक्स सीड्स, सिसमे,
सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो भारत से जो कुछ प्रमुख जैविक निर्यात कौन कौन से हैं? सन के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये क्या होता है? ये एक टेक्निक है फार्मिंग की, एक मेथड ऑफ फार्मिंग है। इसमें जो भी रसायन होते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनकी जगह कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना, वर्मी कंपोस्टिंग, इस तरह की चीज़ों का प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके खेती करनी होती है। ऑल्दो जो कोई भी फील्ड होती है, अगर उस पर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी समय से, तो उसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। और शुरू के वर्षों में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसी कुछ डिसएडवांटेज के चलते काफ़ी लोग जो है स्विच नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, बट लेटर ऑन स्टेजेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लुक्स आफ्टर द एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत जो NPOP है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को देखता है। वहीं ये डोमेस्टिक मार्केट और इनपुट्स को भी ध्यान में रखता है। देख दूसरे एक्ट के अंतर्गत वो कौन सा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग, मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिफाइन करता है एक्सपोर्ट के लिए, और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है ये कि कोई भी प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, या फिर कोई भी जो रीजन है या फिर कोई भी खेत है वो ऑर्गेनिक फुली तरह से हुआ है या नहीं है। तो वो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत किया जाता है। APEDA, that is Agricultural and Processed Food Product Exports Development Authority, is the implementing agency for NPOP। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है, इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो क्रियान्वयन करती है इसका, वो कौन है? APEDA, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स? जैविक फसलों की खेती के तहत क्षेत्रफल के मामले में भारत की रैंक क्या है? 1, 4, 5 एंड 9। जल्दी से बताइए कमेंट करके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 9th रैंक है इंडिया की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन बिल्ट बाय CSIR सेमरी। तो एक इंस्टीट्यूट है CSIR का, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा सौर वृक्ष है, यानी कि सोलर ट्री है, वो डेवलप किया गया है। और इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? इसी इंस्टीट्यूट की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है दुर्गापुर में, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दिस सोलर ट्री इज़ मोर देन 11.5 kWp। तो kWp क्या होता है? ये होता है किलोवाट पीक्स। ठीक है, यूजुअली जितने भी सोलर प्लांट्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो किलोवाट पीक में ही बताई जाती है, क्योंकि ये जो जब पीक पर होता है परफॉर्मेंस, उस टाइम पे वो कितना डिलीवर करेगा, ठीक है, वो कितना पावर डिलीवर करेगा, क्या उसका परफॉर्मेंस रहेगा, पावर परफॉर्मेंस उसके बेसिस पर डिफाइन होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर दोपहर के 1 या 2 बजे पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, ठीक है, वहाँ पर पीक पर है, उस टाइम पर सोलर पैनल जो है वो एकदम पीक पर अपनी इतनी कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, उसको किलोवाट पीक कहते हैं। तो और जो नॉर्मल किलोवाट्स होता है वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी होती है। दिस सोलर ट्री कैन जनरेट 12,000 to 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड green power. The solar tree can incorporate IoT-based features including real-time humidity, wind speed, rainfall forecast, etc. तो सौर वृक्ष जो है ये वास्तविक समय की आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा का पूर्वानुमान आदि सहित इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बेस्ड फीचर्स होते हैं उस पर आधारित होता है। अच्छा, इसमें जो इसकी कॉस्ट है पर सोलर ट्री की वो है ₹7.5 lakhs। ठीक है, और इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इस पर मिनिमम शैडो एरिया हो,
ठीक है, कि इस पे कम से कम जो है शैडो आए और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है यहाँ पे कैपेसिटी इसकी हो। और इस तरह के प्लांट को इसलिए भी इस तरह से बनाया गया है ताकि जो एग्रीकल्चर में जितना भी पावर कंजप्शन होता है सोलर पंप्स को मतलब पंप्स को चलाने के लिए, वाटर पंप्स को, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर के लिए जो भी रिक्वायर्ड होता है, पावर का, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल की जा सके इस सोलर ट्री के द्वारा। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री रिसेंटली डेवलप्ड बाय CSIR सिमरी इज इंस्टॉल्ड एट डैश भिलाई, दुर्गापुर, राय बरेली एंड मद्रास। जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पर ये स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है इसको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दुर्गापुर। यहाँ पर ए है, दुर्गापुर में ये स्टैब्लिश किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर ऑफ विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेल्लारी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेल्लारी के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन है ये हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और जो कर्नाटका के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा किया गया है इसका इनॉग्रेशन। द एक्सप्रेस फीडर लाइन, ICU वार्ड्स, 13 किलोलीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक ऑफ द फैसिलिटी एंड द स्टेट ऑफ आर्ट CT स्कैन वर ऑल्सो इनॉग्रेटेड। तो इसके साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ में जो भी सामान चाहिए वो भी इनॉग्रेट किया गया है। द सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर हैज़ बीन बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये सुपर स्पेशलिटी जो ट्रॉमा सेंटर है ये बनाया गया है। अच्छा, इस योजना की बात करें तो ये योजना जो है इसका शुरुआत जो है वो 2003 में हुई थी। दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2003 एंड इट एम्स टू कर्ब रीजनल इम्बैलेंसेज इन द फील्ड ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करना है इसका लक्ष्य। इट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रमोट भी करना है। तो इस स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं। सबसे पहला कि एम्स की तरह इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना है, सेटिंग अप ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन। दूसरा, अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो अभी जो भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, संस्था हैं उनका अपग्रेडेशन करना है जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, और नए अगर सेटअप करने हैं तो वो एम्स के जैसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में। तो जो नया एम्स होगा, जो भी नया एम्स ऐड होगा उसमें 100 UG सीट्स होंगी, ठीक है, 60 BSc नर्सिंग सीट्स होंगी और उसमें PG एजुकेशन पे फोकस होगा, ठीक है। और अभी तक काफ़ी जो एम्स हैं उनको अप्रूवल मिल गया है और आगे भी और सेटअप करने की बात की जा रही है एम्स की तरह के इंस्टीट्यूशन को इस योजना के तहत। और इसका जो फेज़ 3 है वो अभी हाल ही में शुरू हुआ था 2019 के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2001, 2003, 2006 एंड 2010। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। स्कीम से भाई बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छे से आप पढ़िए उसको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2003। तो कोई भी स्कीम है जैसे, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर वो स्टेट लेवल की हो, ठीक है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि वो लॉन्च कब हुई, ठीक है, लॉन्च ईयर क्या था उसका, फिर कहाँ पर लॉन्च हुई, प्लेस ऑफ लॉन्च। जैसे कई जो स्कीम्स हैं उनकी प्लेस ऑफ लॉन्च भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूछ लिया था एक बारी कि कहाँ से लॉन्च की गई थी। फिर किसने लॉन्च किया, हु लॉन्च दैट स्कीम, अगर वो बहुत ही फेमस स्कीम है तो किसने लॉन्च की है। यूजुअली अगर वो कोई जो मेजर मिनिस्टर्स या फिर जैसे प्रधानमंत्री द्वारा कोई लॉन्च की गई है, प्रेसिडेंट द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है, या फिर कोई डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन उस स्कीम का एम क्या है, ठीक है, उसमें बेनिफिशरीज कौन होंगे, किस किस को स्कीम से लाभ मिलेगा, ठीक है। ये 2-3 बातें जो हैं ये आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं, कोई भी अगर आप स्कीम पढ़ते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज डॉक्टर सरोज घोष, फादर ऑफ साइंस सेंटर मूवमेंट, हैज टर्न्ड 85। तो जो डॉक्टर सरोज घोष हैं, जिन्हें विज्ञान केंद्र आंदोलन का जनक माना जाता है, वो 85 वर्ष के हो गए हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज म्यूजियम मेकर एंड ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इन 1978. Nehru Science Center at Mumbai was India's first science center. Mobile Science Museum, now called Mobile Science Exhibition, was launched by Birla Industrial and Technological Museum in 1965 when Dr. Saroj Ghosh took charge of BITM. तो मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र भारत का पहला विज्ञान केंद्र था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएगा एक कि इंडिया का जो पहला साइंस सेंटर था वो कौन सा था, तो वो नेहरू साइंस सेंटर था और कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, मुंबई में है। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम जो है उसके द्वारा 1965 में मोबाइल साइंस म्यूजियम, जिसको अब मोबाइल साइंस एग्जीबिशन कहा जाता है, वो लॉन्च किया गया था। और जब डॉक्टर सरोज घोष ने BITM का कार्यभार संभाला था उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। करेंटली 48 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बसेस आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ऑल ओवर द कंट्री. This is recognized as the largest and longest running non-formal science education program in India by Limca Book of Records. तो ये Limca Book of Records द्वारा भारत में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले गैर औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। In 1979, a municipal garbage ground at Worli in Mumbai was changed into the world's first science park by Dr. Saroj Ghosh. तो 1979 में मुंबई के वर्ली में एक नगर पालिका कचरा मैदान को डॉक्टर सरोज घोष द्वारा दुनिया के पहले विज्ञान पार्क में बदला गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वर्ल्ड का पहला साइंस पार्क कौन सा था। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1989 एंड पद्म भूषण इन 2007। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आप पूरा ये पढ़िए डिटेल में, जो भी मैंने बताया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंस सेंटर मूवमेंट इन इंडिया? भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सरोज घोष, गजानंद यादव, राजीव कुमार एंड मगन बिस्सा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सरोज घोष। Next is Labor Bureau releases CPIW, that is Consumer Price Index for Industrial Workers for July 2020. There has been an increase of 4 points in All India CPIW for July 2020 and currently it stands at 336. So जुलाई 2020 के लिए अखिल भारतीय CPIW में 4 अंकों की वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह 336 है। Between June and July 2020, All India CPI-IW has increased by 1.20% and it has increased by 0.95% between June and July 2019. तो जून जुलाई 2019 के कंपैरिजन के बीच में जो है ये 0.95% बढ़ा था, जबकि जून जुलाई 2020 के बीच में इसकी जो वृद्धि है ये ज़्यादा ही है, 1.20% है। An increase in CPI-IW is due to housing and food group items. The housing group contributed maximum to increase in CPI-IW, followed by food group, which caused an increase of 1.77%. तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है 4 पॉइंट्स का, वो किसकी वजह से हुआ है? हाउसिंग और फूड ग्रुप आइटम्स की वजह से हुआ है, जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हाउसिंग ग्रुप का था और उसके बाद फूड ग्रुप का था। At the level of industrial centers, Jamshedpur has shown a maximum increase. It is followed by हल्दिया। तो औद्योगिक केंद्रों के स्तर की पर हम बात करें तो जमशेदपुर में अधिकतम वृद्धि हुई है और उसके बाद हल्दिया में हुई है। CPI-IW की बात करें तो दिस वॉज स्टार्टेड इन अक्टूबर 1946 एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट CPI अवेलेबल इन इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना CPI है ये। इट इज़ कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो ऑन अ मंथली बेसिस। तो इसको जो है मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। लेबर ब्यूरो इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अटैच्ड ऑफिस है। कौन सा? लेबर ब्यूरो। CPI-IW is based on the retail price of selected items from 289 markets across 78 industrially important centers in country. CPI-IW देश के 78 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में 279 बाजारों में चयनित वस्तुओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है।
इट इज़ रिलीज्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द कमिंग मंथ। तो ये जो कमिंग मंथ का जो लास्ट डे होता है उस पर ही रिलीज़ होता है। जैसे कि अब हम बात करें एग्जाम्पल के लिए ले लें कि CPI-IW अगर जुलाई 2020 के लिए रिलीज़ हुआ है तो वो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त की लास्ट वर्किंग डे पे यानी कि 31 अगस्त 2020 को ये जारी किया गया है। ठीक है। अच्छा, CPI की हम बात करें तो इसमें 4 टाइप के CPI होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर एंड CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 3 हैं इनको कौन जारी करता है? इनको लेबर ब्यूरो जारी करता है। ठीक है। और जो लास्ट वाला है यानी कि CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, इसको कौन कंपाइल करता है? इसको CSO कंपाइल करता है यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो इंडेक्स है जितने भी वो कौन से बेस ईयर पर आधारित होते हैं, तो इसका बेस ईयर 2012 है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर जुलाई 2020। निम्नलिखित में से किस समूह ने जुलाई 2020 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिकतम योगदान दिया है? हाउसिंग ग्रुप आइटम्स, फूड ग्रुप आइटम्स, फ्यूल एंड लाइट आइटम्स, पान सुपारी, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हाउसिंग ग्रुप आइटम्स। और उसके बाद नेक्स्ट है फूड ग्रुप आइटम्स। और इससे एक चीज़ और है कि जो बैंकिंग वाली मंथली PDF है वो भी आ चुकी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कर्नाटका टू ब्रिंग स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। कर्नाटक विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम लाएगा और धारवाड़, कालबुर्गी और शिवमोगा को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित करेगा। द एक्ट विल इंश्योर दैट इंडस्ट्रीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द स्टेट। और इससे पहले गुजरात ने भी इस तरह का कानून बनाया था। एंड ऑन द सेम लाइन्स कर्नाटका विल ब्रिंग दिस स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टेक इंडस्ट्रीज टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। तो Tier 2 और Tier 3 के जो शहर हैं सरकार का ये लक्ष्य है कि वहाँ तक उद्योगों को ले जाना है। Earlier, the Karnataka government faced criticism for amendment in Land Reforms Act and allowing industrialists to purchase land directly instead of purchasing through KIADB, that is Karnataka Industrial Areas Development Board और agencies of state government। तो इससे पहले कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन के लिए आलोचना की और उद्योगपतियों KIADB या राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से खरीदने के बजाय सीधे ज़मीन खरीदने की अनुमति दी। कर्नाटक की हम बात करें तो इट इज़ अ स्टेट इन साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1956। तो इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 में हुई और इसकी जो कैपिटल है कर्नाटका की वो क्या है? बेंगलुरु। स्टेट गवर्नर यहाँ पर कौन है? वाजुभाई वाला है। जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर कौन है? BS येदुरप्पा है। स्टेट एनिमल क्या है यहाँ पे? इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट ट्री है सैंडलवुड और स्टेट फ्लावर है लोटस कर्नाटक में। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कर्नाटक की। ये अपना बॉर्डर बहुत सारे स्टेट्स के साथ शेयर करता है। इधर गोवा है, देन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। कर्नाटक की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 13 सीट्स हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट की कितनी सीट्स हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल ब्रिंग स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ गुजरात। निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात की तर्ज पर विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम लाएगा? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा हिंदी में कि कर्नाटक में जो है कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट जो है ये लाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स हैं और जो क्वेश्चन हैं वो सभी कवर कर लिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से फॉलो करते रहिए डेली करंट अफेयर्स, तैयारी करते रहिए अच्छे से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। यूँ ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।